राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो व्यवहार में बहुत ही ज़्यादा चर्चित धाराओं में से एक है। अक्सर हर मारपीट में कहीं भी झगड़ा होता है, कहीं भी मारपीट होता है तो उसमें ये धाराएं आपको जरूर देखने को मिलती हैं। 323, 504, 506 ये तीन धाराएं क्या हैं, इसमें कितनी सज़ा लिखी हुई है, ये धारा कब लगाई जाती है, इसमें एफआईआर दर्ज होता है या नहीं दर्ज होता है, इसमें जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, बाहर से मिलती है या जेल जाना पड़ता है, एंटीसिपेटरी बेल मिलता है या नहीं मिलता है, इन सब पे हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। एक एक करके सब पे डिटेल में चर्चा की जाएगी। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, इन धाराओं के साथ अगर SC/ST एक्ट की भी धारा 3(1)(द), 3(1)(धा) यानी 3(1)(R), 3(1)(S) या 3(2)(VA) लगा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव होगा, मैं थोड़ा सा उस पर भी जो है दृष्टि डालूंगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। आप सब इसको समझने से पहले तो ये समझिए कि ये जो तीन धाराएं हैं ये किस कानून की धारा है। इसको भारतीय दंड संहिता 1860 कहते हैं, इंग्लिश में इंडियन पैनल कोड कहते हैं, एफआईआर में कहीं कहीं भा दा सा भी लिखा रहता है शॉर्टकट में। अगर शॉर्टकट में भा दा सा लिखा है तो आप समझ जाइए भारतीय दंड संहिता कब का कानून है, 1860 का बना हुआ कानून है। और यही बगल में 45 लिखा होता, 45, ये 45 एक्ट नंबर है। क्या है? एक्ट नंबर है 45। जिस समय ये कानून बनाया गया उस वर्ष ये बनने वाला कानून 45वें नंबर का था। किस नंबर का था? 45 नंबर का कानून था उस साल में। इसके पहले 1860 में 44 कानून बनाए जा चुके थे, इसका नंबर 45वां था, इसीलिए वो नंबर लिखा होता है जिसको एक्ट नंबर या अधिनियम संख्या भी कहते हैं या अधिनियम संख्यांक भी कहते हैं। चलिए, वैसे आईपीसी का जो पासिंग डेट है वो 6 अक्टूबर 1860 है। इनफोर्स डेट इसका जो है वो 1 जनवरी 1862 है। खैर छोड़िए, वो यहाँ व्यवहारिक चीज़ों में नहीं महत्वपूर्ण है, वो एग्जाम के पर्पज के लिए महत्वपूर्ण है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। जो व्यवहारिक धाराएं हैं, जो कोर्ट कचहरी का मामला है, व्यवहारिक मामला है, मुकदमे की बात है, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं महत्वपूर्ण है। एक्ट नंबर याद रखना है, ये धारा कब लगते हैं ये देखना है। अब देखिए, मैंने इसको 5 खंडों में बांट दिया। यहाँ पे मैंने धारा लिखा है, यहाँ दंड की बात की गई है, यहाँ परिभाषा है, यहाँ संज्ञेय असंज्ञेय अपराध है, यहाँ जमानती या अजमानती है। सजा यहाँ नहीं लिखी गई है, ठीक है। इसमें 1 वर्ष का कारावास है, 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों है, ठीक है। यहाँ पे 2 साल का कारावास है, यानी 2 वर्ष का कारावास है या जुर्माना या दोनों है। और 506 में भी 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों है, लेकिन ये केवल पहले पैरा में लिखा हुआ है। 506 के दूसरे पैरा में जब आप जाएंगे तो वहाँ सज़ा 2 साल से बढ़ जाता है, और 2 साल से बढ़ के कितना हो जाता है? 7 वर्ष। 2 साल से बढ़ के 7 वर्ष हो जाता है। मैं एक बार क्लियर कर लूँ, हो सकता है कहीं डाउट हो तो। दूसरे प्रकार का अगर 506 का दूसरा पैरा लगता है तो सज़ा बढ़ करके 7 वर्ष तक के हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। 7 वर्ष तक का कारावास हो जाता है। तो 2 वर्ष और 7 वर्ष, यहाँ पे 2 तरह की सज़ा लिखी हुई है। 506 में 2 तरह की सज़ा है। फिर मैं एक चीज़ और बता दूं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पे 506 का जो दूसरा पैरा है ये केवल समरी ट्रायल किए जाने योग्य है। जब आप CRPC की धारा 360 पलटेंगे तो वहाँ लास्ट में आपको 506 का दूसरा पैरा पहला मिल जाएगा। वहाँ लिखा है 506 के अधीन जिसकी सज़ा 2 वर्ष तक के हो। इसका मतलब 506 का जो दूसरा पैरा है, यानी जब 506 का दूसरा सज़ा जिन कंडीशनों में दी जाती है, अगर वो अपराध आपने किया तो उसकी समरी ट्रायल नहीं की जाती है, मतलब वो समरी ट्रायल योग्य नहीं है। चलिए फिर व्यवहारिक चीज़ों पे आते हैं।
कि इन 3 धाराएं ये आईपीसी के हैं 323, 504, 506, इसमें सजा क्या लिखी है? 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। जुर्माने की कोई रकम फिक्स नहीं है, यहाँ पे जुर्माने की रकम अत्यधिक हो सकती है किंतु मनमाना नहीं होगा, एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ? यानी अमर्यादित हो सकते हैं किंतु अत्यधिक नहीं होगी, यानी अनलिमिटेड हो सकता है बट नॉट एक्सेस। ठीक है, ये सेक्शन 63 आईपीसी यहाँ अप्लाई हो जाएगी। 504 में 2 वर्ष तक का कारावास है या जुर्माना, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जज साहब चाहें तो कारावास भी दे सकते हैं और चाहें तो जुर्माने पे भी छोड़ सकते हैं। दूसरी बात, 2 वर्ष तक का कारावास या 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, यहाँ भी लिखा है। ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जज साहब के ऊपर है या मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि वो चाहें तो कारावास भी आपको दे सकते हैं और चाहें तो जुर्माना भी दे सकते हैं, चाहें तो दोनों दे सकते हैं। लेकिन अगर वो सजा देंगे तो कारावास की मैक्सिमम अवधि 1 साल से ज़्यादा 323 में नहीं होगी, 504 है तो 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा, 506 है तो 2 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा, या दूसरा पैरा लगा तो 7 साल से ज़्यादा नहीं होगा। जुर्माना विकल्प के तौर पे चाहे तो केवल जुर्माना लगा के भी मामला ख़त्म कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये अपराध अगर ये धारा किसी व्यक्ति पे लागू होती है, अजय धारा है क्या ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अभी जो चीज़ बता रहा हूँ वो समझे ध्यान से, एक एक करके समझिए। इस धारा का मुकदमा अगर किसी व्यक्ति पे दर्ज किया गया है तो ये दोनों पार्टियां आपस में समझौता भी कर सकती है, यानी ये तीनों ही धाराएं कंपाउंडेबल योग्य हैं। ठीक, 506 के बारे में थोड़ा सा जो है मैं क्लियर कर लूँ, 506 को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ कि इसको समझौता योग्य की श्रेणी में डाला गया है या नहीं डाला गया है। बाकी तो चीज़ें लगभग क्लियर हैं। ठीक है, 1 सेकंड आप लोग होल्ड कर लीजिए। 320 समझौता योग्य धारा की जो लिस्ट दी गई है वो धारा 320 में दी गई है, तो 500 है, 509 हो गया, 506 को शायद समझौता की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, मैं देख ले रहा हूँ। 506 भी रखा गया है। ठीक है, 506 भी समझौता योग्य है, 504 भी, यानी कुल मिला के समझौता योग्य है। ठीक है, क्लियर है कि इन तीनों धाराओं का आरोप लगाए जाने पे इनकी समझौता की जा सकती है, यानी पार्टियां आपस में किसी भी स्टेज पे समझौता कर सकते हैं। यहाँ तक कि सजा अगर सुना भी दिया गया हो तो भी दोनों पार्टियां आपसी रजामंदी से समझौता कर सकते हैं। फिर मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि अगर कोई बात यहाँ बताई हुई आपको समझ में नहीं आती है तो तुरंत फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर कॉल करिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। ठीक है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास भी फ्री चलाई जाती है, फ्री क्लास चलाई जाती है, लेकिन वो केवल सप्ताह में 4 दिन, प्रत्येक संडे को शाम 8 बजे से 10 बजे के बीच में ऑनलाइन क्लास फ्री लाइव ली जाती है, जिसमें लॉ पढ़ाया जाता है। ठीक है, जो तैयारी के पर्पज़ के लिए बच्चे हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, अन्यथा भी उसको देख सकते हैं, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। उसके लिए शर्त है कि आपको चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखना होगा। उस चैनल पे ही अपने आप 8 बजे लिंक ओपन हो जाता है, आप खुद ऐड हो सकते हैं, मुझे कोई एक्स्ट्रा लिंक अलग से भेजने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ यूपी PCSJ हो गया, अन्यथा किसी राज्य का PCSJ हो गया, APO हो गया, HJS हो गया, इन सब की तैयारी भी बाकायदे कराई जाती है। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आप अपनी सुविधानुसार क्लास को ज्वाइन करके, ठीक है, उस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको इस नंबर पे कॉल करनी होगी 9161113061 पे। चलिए फिर से हम लोग यहाँ आते हैं कि ये धाराओं का मुकदमा दर्ज होने पे अपराध का समझौता कराया जा सकता है किसी भी स्टेज पे। इतना ही नहीं, इन धाराओं में अगर किसी व्यक्ति को समझौता ना भी हो पाए, दूसरा पार्टी अड़ जाए नहीं हमको समझौता नहीं करना है, तो भी जज साहब दोषी ठहराए जाने के बाद भी उसे चाहे तो डांट डपट के भी छोड़ सकते हैं, डांट डपट के छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर 506 पैरा 2 यानी 7 साल तक के कारावास दंडित किया गया है तब नहीं डांट डपट के छोड़ पाएंगे। अगर ये 1 साल 2 साल या 2 वर्ष 506 में दिया गया है तो डांट डपट के भी छोड़ सकते हैं। दोषी ठहराए जाने के बाद भी सजा देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, या चाहे तो परिवीक्षा पे भी छोड़ सकते हैं। परिवीक्षा भी कोई सजा का प्रकार नहीं है, बस अधिकतम 3 साल तक पर आप पे प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपसे प्रतिभूति भरा ली जाती है, जमानतदार ले लिए जाते हैं कि आप कोई अपराध वगैरह नहीं करोगे।
तो दोषी ठहरा भी दिया जाए तो कोई बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जज साहब को पावर है कि वो चाहे तो डांट डपट के भी छोड़ दें दोषी ठहराए जाने के बाद, या परीक्षा भी छोड़ सकते हैं, जिसको सीआरपीसी की धारा 360 की प्रोसीडिंग कही जाती है। ठीक, तो 360 की भी प्रोसीडिंग जज साहब कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए पार्टी को आवेदन करना होता है कि साहब यद्यपि मैं दोषी ठहराया गया हूँ लेकिन मैं सज़ा का पात्र नहीं हूँ, मुझे डांट डपट के भी छोड़ दिया जाए, 360 की प्रोसीडिंग करा दी जाए या मुझसे को परीक्षा पे छोड़ दिया जाए। चलिए, अगर यहाँ दंडित किया भी जाता है इन धाराओं में ना, तो कभी ज़्यादा इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर 1 साल सजा लिखा तो 1 साल जेल जाने पड़ेगा। 2 महीना 3 महीना सजा वजा नहीं दी जाती है, चाहे ये 323 हो, 504 हो या 506 हो। 506 के अगर दूसरे पैरा में दंडित किया गया है तो 1 से 2 साल सजा दे दी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, और 323 या 504 में दंडित किया गया है तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना से ज़्यादा सजा नहीं दी जाती है व्यवहार में, भले इतनी सजा लिखी हुई है। और जुर्माना 1000 रुपया, 500 रुपया, 2000 रुपया जुर्माना व्यवहार में लगाया जाता है। तो ये आपने देख लिया कि इन धाराओं में सजा कितनी है, कब दी जाती है, क्या ये समझौता योग्य है कि नहीं। अब प्रश्न ये है, अभी ये धारा क्या है ये मैं नहीं बता रहा हूँ। इस धारा में 323 और 504, 323, 504 और 506 ये तीनों धाराएं यहाँ आप देखेंगे। देखिए, आसंगे 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 और जमानते 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 बताई गई है। तो जनरल नियम ये है कि ये तीनों ही धाराएं आसंगे हैं। इसका मतलब कि इसमें एफआईआर आपकी नहीं दर्ज होगी। क्या एफआईआर नहीं दर्ज होगी? और एफआईआर नहीं दर्ज होगी तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार भी नहीं कर सकता। जब तक उसको कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट नहीं मिला होगा तब तक वो गिरफ्तार नहीं कर सकता है, और एफआईआर भी नहीं दर्ज की जाएगी, ध्यान रखिएगा। फिर क्या होगा साहब, अगर मेरे साथ ये अपराध हुआ तो मैं क्या करूं अगर एफआईआर नहीं दर्ज होगा? तो आप थाने पे जाके एनसीआर दर्ज कराइए और मजिस्ट्रेट के पास जा कर के 190 में इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश लेकर के आइए, और फिर पुलिस को आदेश दे दो, फिर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, यानी विवेचना करेगी। या तो आप सीधे धारा 200 में मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराओ, परिवाद दर्ज कराओ। इसके अलावा इन 2 रास्ते के अलावा कोई तीसरा विकल्प आपके पास नहीं है। ठीक, यानी या तो आप 156(3) में जाओ, मजिस्ट्रेट के पास आदेश कराने के साहब इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश कर दिया जाए। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट 200 में कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। कुल मिला के 2 विकल्प है आपके पास, या तो आप पुलिस स्टेशन पे जाके कंप्लेंट दर्ज एनसीआर दर्ज कराओ, जिसमें बाद में मजिस्ट्रेट के पास फिर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप थाने पे जाके एनसीआर दर्ज कराते हैं तो आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ फिर जाना पड़ेगा, और वहाँ से आदेश जब लेकर के आओगे उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, विवेचना करने के लिए, तब पुलिस अधिकारी विवेचना करेगा। अन्यथा वो एनसीआर दर्ज करके आराम से सो जाएगा और आप इंतजार करते रह जाओगे कि पुलिस ने अभी तक कुछ किया नहीं, क्योंकि उसको करने की पावर ही नहीं, तो करेगा कहाँ से। दूसरी बात, अगर एफआईआर दर्ज हो, अगर आप कंप्लेंट दर्ज कराओगे तो सीधे कंप्लेंट दर्ज कराओगे तो धारा 200 में आपको जाकर के कोर्ट के समक्ष यानी मजिस्ट्रेट के यहाँ कंप्लेंट दर्ज कराना होगा। जब आपका कंप्लेंट दर्ज हो जाएगा तब मजिस्ट्रेट खुद ही, अगर उसको लगता है कार्रवाई किए जाने का पर्याप्त आधार है, तो दूसरी पार्टी को समन जारी करके बुला लेगी। ठीक, तो इस तरह से इन तीनों धाराओं में आप क्या कर सकते हो, या तो एनसीआर दर्ज कराओ, या तो आप कंप्लेंट कोर्ट के समक्ष दर्ज कराओ। एनसीआर दर्ज कराओगे तो पुलिस स्टेशन में होगा, फिर आपको कोर्ट में जा करके आर्डर कराना पड़ेगा, जिसको 155(2) का आर्डर कहते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन का आर्डर हो जाएगा तब पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, नहीं विवेचना करेगी। ठीक, या अगर आप कंप्लेंट दर्ज कराओगे तो कोर्ट को खुद ही पावर है, संज्ञान ले लेगा वो। तो 2 रास्ते आपके पास हैं, एफआईआर नहीं दर्ज होगी। तीसरा, इस धारा में अगर गिरफ्तारी होती भी है कभी तो तुरंत उसे जमानत पर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तुरंत जैसे उसे अरेस्ट किया जाएगा जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही धाराएं कैसे हैं, जमानती अपराध है। आप उसे जमानत का विरोध नहीं कर सकते कि जमानत ना दे जाए, विरोध करोगे तो भी उसे जमानत मिल ही जाएगी हर हालत में। लेकिन ये दो नियम में जो है, जो धारा 506 है, धारा 506 का मुकदमा अगर किसी पे दर्ज हो रहा है तो यूपी में, केवल यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, हो सकता है और भी स्टेट में इस तरह का कानून हो। यूपी में 1989 से धारा 506 को संज्ञेय बना दिया गया है और अजमानतीय बना दिया गया है।
इसका मतलब है अगर इन तीनों धाराओं की शिकायत आप पुलिस स्टेशन पे करते हो तो एनसीआर नहीं एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी यूपी में क्या होगा, एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। क्यों? क्योंकि 1989 से उत्तर प्रदेश में धारा 506 को कॉग्निजेबल बना दिया गया है, चाहे वो पहला पैरा हो या दूसरा पैरा हो 506 का, इससे मतलब नहीं। अगर 506 का धमकी दी गई है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है 506, और अजमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें जमानत पे भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो कोर्ट के ऊपर है कि वो चाहे तो जमानत पे छोड़ भी सकता है। जनरली अब अमूमन जमानत मिल जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है 1 महीना 2 महीना जेल में रहना पड़ जाए, अंदर जाना पड़ जाए, ठीक। लेकिन वैसे अमूमन ये है कि बाहर से जमानत मिल जाती है जब तक बहुत गंभीर अपराध कारित करने की धमकी ना दी गई हो। तो ये तो आपने इसका जो है प्रक्रिया समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं इस धारा पे, धारा है क्या। फिर एक बार आप लोग एक बात ध्यान रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं ना वो आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, चाहे वो तैयारी करने वाला कोई स्टूडेंट हो या जो लोग अन्यथा सुन रहे हैं उन पे धारा लगाई गई है या उन्होंने धारा लगवाई है, या अपने व्यवहारिक ज्ञान के लिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं जान रहे कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है तो जो लोग जान रहे हो उनसे जाके मिल लो, वो बता देंगे कैसे किया जाता है। क्यों कर लो? क्योंकि जैसे ही वीडियो कोई अपलोड किया जाएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाएगा। आपको कहीं खोजने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है और आप उसको देख के लाभ उठा सकते हो। क्योंकि मैं अब न केवल जो है तैयारी के पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूं, बल्कि जो व्यवहारिक चीज़ें हैं, व्यवहारिक समस्याएं जितनी हैं, चाहे वो आपराधिक हों या दीवानी हों, उत्तराधिकार के मामले हो, सब पे वीडियो लगातार बनाए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके सब पे वीडियो आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो बताया जाएगा वो कोशिश मैं करता हूँ कि कहीं से कोई भी कमी या त्रुटि या भूल उसमें ना होने पाए, ठीक है, क्योंकि आपका नुकसान ना होने पाए। नहीं तो आप पता चला हमारा ही वीडियो देख करके कहीं चैलेंज कर दिए और बाद में पता चले कि आपको अपना पैर पीछे खींचना पड़े। तो मैं ऐसी गलती खुद जान के तो नहीं करूँगा, अनजाने में कोई हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन कोशिश पूरा करता हूँ कि कोई भी बात गलत ना होने पाए। इसीलिए मैं वीडियो बनाने से पहले भी एक बार उस पर चर्चा करता हूँ, मतलब खुद सोचता हूँ कि क्या क्या मुझे बोलना है, कैसे बताना है जिससे गलती ना होने पाए। दूसरी चीज़ मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको कैसे आसानी से समझाया जा सके। आप मेरी बताई हुई बात आपको समझ में आ रही होगी या नहीं, मैं इसका भी आकलन करता हूँ। तो कोशिश करता हूँ कि सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर समझिए एक बात, ठीक है। हाँ, वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। जो भी लोग आपके जान पहचान के हों, जो ग्रुप वगैरह हों, उसमें शेयर कर दिया करो, क्योंकि कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। जिसके भी पास जाएगा कानून का ज्ञान हो जाएगा उसको, और किसी समस्या से अगर जूझ रहा है तो उसमें उसको बड़ा सहायता मिलेगा। इतना ही नहीं, मैं अपना नंबर भी दे रखा हूँ कि आप लोग कॉल भी कर लीजिए। हाँ, अगर फ़ोन करते हैं, ठीक है, क्लास का टाइम मेरा रहता है, अगर मैं क्लास में हूँ तो फ़ोन नहीं रिसीव होगा। बाद में जब मुझे समय मिलता है तो मैं बैक भी करता हूँ, ठीक। चलिए, अगर किसी को बहुत ज़रूरी है तो तुरंत भी कॉल करके 1 बार 2 बार भी कर सकता है। चलिए, अब यहाँ पे फिर से एक बात को समझिए आप लोग कि धारा 323, 504, 506 में एफआईआर 323 और 504 केवल लगी है तो एफआईआर यूपी में नहीं दर्ज होगी। लेकिन यूपी से बाहर का कोई स्टेट है तो 323, 504, 506 में भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उसको कंप्लेंट दर्ज कराना होगा, या थाने पे जाके एनसीआर दर्ज करवाए और मजिस्ट्रेट से जाके 155(2) में आर्डर लेकर के आए, तभी उसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी राज्य में भी, जैसे यूपी में संशोधन करके 506 को संज्ञेय और अजमानती बना दिया गया, अगर किसी और राज्य में मान लो 323 को असंज्ञेय बना दिया गया हो, 504 को संज्ञेय बना दिया गया हो, 506 को भी संज्ञेय बना दिया गया हो, तो वहाँ प्रक्रिया बदल जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं कुछ है तो फिर ये जनरल प्रक्रिया लागू होगी। सजा क्या है मैंने इस पे पहले ही चर्चा कर लिया। अब ये अपराध क्या है? स्वेच्छा उपपत्ति। जब मारपीट की जाती है, जब किसी व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है तब 323, और जहां मारपीट होगा वहां पे गाली गलौज भी होता है, और जहां गाली गलौज और मारपीट होता है वहां धमकियां भी दी जाती हैं। तो ये तीनों धारा ऐसी है ना, ये तीनों कार्य लगभग एक साथ होते हैं। अगर मारपीट हुई तो गाली गलौज जरूर हुआ होगा, धमकी जरूर दी गई होगी। तो लगभग ये तीनों धाराएं एक साथ लगती हैं। हाँ, कभी कभी मारपीट गाली गलौज हो गया लेकिन कोई धमकी नहीं देता है कोई एक दूसरे को,
तो वो 506 नहीं लगती है, 323 504 ही लग जाता है। यही मारपीट जब गंभीर हो जाता है, तोड़ फोड़ दिया जाता है, तो 323 की जगह 324 या 325 या 26 लग जाती है। तो 323 मारपीट में क्या क्या चीज़ें शामिल है इसको भी बताऊंगा। 504 में गाली गलौज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसको भी बताऊंगा। 506 कब लगती है इसको भी बताऊंगा। पहले 323 पे हम लोग चलते हैं। 323 सजा बताने वाली धारा है, ये 319 की परिभाषा से आता है निकल के। 319 की जब परिभाषा देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को अंग शिथिल करना, ठीक है, या शारीरिक पीड़ा या कोई रोग पहुँचाना। अंग शिथिल करना, ठीक है, शारीरिक पीड़ा या कोई रोग पहुंचाना, ये उपहति में आता है। मारपीट दिया आपने, गाली गलौज दे दिया, ठीक है, हल्का फुल्का स्लो पॉइजन दे दिया, जिससे पता है कि वो मरे वरेगा नहीं, बस दिक्कत हो गया। बेहोश हो गया कोई व्यक्ति तो भी मारपीट में आता है। किसी को आपने सुई चुभा दिया, किसी को हल्का जो है थप्पड़ मार दिया, हाँ चाकू वगैरह घुमा देंगे तो 323 नहीं 324 लग जाती है, ध्यान रखिएगा। राड वगैरह से मार देंगे तो 324 लग जाती है। सिंपली हाथ से मारना, ठीक है, 324 का अपराध, 323 का अपराध बनता है, जिसको सिंपल मारपीट कहते हैं। किसी को एक थप्पड़ भी मारना, ठीक है, खींच के 10 थप्पड़ भी मार दिए लेकिन ज़्यादा गंभीर नहीं हुआ तो भी स्वेच्छा उपहति का ही अपराध है, बनता है, ठीक है। उसको साइकिल पे बैठा हुआ था, साइकिल से ढकेल दिए, गिर गया, चोट खा गया तो भी 323। साइकिल लड़ा दिए, जिससे वो गिर जाए, चोट खा जाए तो भी 323 का अपराध बनता है। कहीं खड़ा हुआ, ढकेल दिए, गिर गए तब भी 323, पैर कुचल दिए तब भी 323 का अपराध बनता है। 323 के साथ साथ 324 कब बनता है? जब आयुधों से या किसी साधन से मारा जाए तब 324 का केस बनता है। लेकिन जब उपहति घोर उपहति हो जाए तब 325 का केस बनता है। 325 कब बनता है मैं थोड़ा सा इसको भी बता दूं। जब किसी व्यक्ति को, ठीक है, उसकी कोई आंख फोड़ दी गई हो, परमानेंट कोई एक आंख फोड़ दी गई हो, रोशनी चली गई हो आंख का, सुनने की शक्ति खत्म हो गई हो, कान से ऐसा मार दिया गया हो परमानेंट, ठीक है, उसका कोई हड्डी तोड़ दिया गया हो, दांत तोड़ दिया गया हो, कोई हाथ या पैर कोई अंग काट दिया गया हो, अलग हो गया हो कट के, इस तरह से मार दिया गया हो, हाथ काम करना बंद हो जाए, पैरालिसिस टाइप का हो जाए, ये सब घोर उपहति की श्रेणी में आते हैं। चेहरा विद्रूपित कर देना उसका, ठीक है, और इतने नहीं, उसको तीव्र शारीरिक संकट में आ जाए, यानी शारीरिक संकट पैदा हो जाए, उसको जीवन को संकट पैदा हो जाए, इतना तेज मार देना, चोट पहुंचाना, तब भी घोर उपहति 325 का मुकदमा बनता है। वो अपना मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो जाए, कितना दिन, ये दिन नहीं, मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो गया, इतना उसको मारा गया है, चोट पहुंचाया गया है, तो भी घोर उपहति 325 का केस बनता है। जैसे वो सुबह सुबह लोटा लेके जाने में बाहर असमर्थ हो गया तो 325 का अपराध बनता है। या वो 20 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है तो भी घोर उपहति का अपराध बनता है, नहीं 325 का। लेकिन यहाँ पे अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, पुलिस वाले के ऊपर सब कुछ होता है थाने पे। 323 को 324 बना देते हैं, 323 को 325 बना देते हैं, 325 326 को 323 या 324 भी बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस वाले भी बहुत खेल खेलते हैं आपस में, क्योंकि जो हमारी पुलिस विभाग है इसमें बड़े अच्छे भी लोग हैं, लेकिन अच्छे लोगों की संख्या में बुरे लोगों की संख्या बड़ी ज़्यादा है। आजकल बड़े पैमाने पे सबको सच्चाई पता है, ठीक है, कैसे FIR दर्ज किया जाता है, क्या करके FIR कैसे दर्ज नहीं किया जाता है, चार्जशीट में कैसे नाम डाला जाता है, कैसे नाम हटाया जाता है, ठीक है, हर चीज़ें जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट हो गई हैं। मुझे बताने की या मुझसे बोलने की अब शब्द ठीक नहीं है। चलिए, तो 323 आपने समझ लिया। 504 गाली गलौज पे लागू होता है, यानी जब हम किसी व्यक्ति को कोई अपमान कारित करते हैं, उस पर कोई लांछन उसके सामने लगाते हैं, वहाँ कोई और व्यक्ति ना हो, नहीं तो लांछन लगाना मानहानि हो जाएगा। जब कोई अकेला व्यक्ति हो और उसको कोई गाली दे, ठीक है, कोई लांछन लगाएं, तो कोई शरीर को उसके निकृष्ट कहें, तो ये अपमान की श्रेणी में आता है। और हम उसको अपमान इस आशय से करते हैं कि अपमान करके उसको इस इंटेंशनली या इस संभाव्य जानते हुए कि वो प्रकोपित हो जाएगा और जिससे वो लोक शांति भंग कर देगा या कोई अपराध कर देगा। यानी हम अपमान जो कर रहे हैं वो इस आशय से कर रहे हैं कि वो प्रकोपित हो और लोक शांति भंग करे या कोई अपराध कर दे, तब ये 504 का मुकदमा बनता है। सिंपल किसी को आपने गाली दे दिया, ठीक है, माँ बहन की ऐसे, लेकिन वो सुन के इग्नोर कर दिया, तो ये 504 का केस नहीं बनता है। 504 का केस तब बनता है जब आपके अपमानकारी शब्द से, आपने जो अपमानकारी शब्द का प्रयोग किया है वो इस आशय से किया है या ये जानते हुए किया है कि उस शब्द के प्रयोग से
वो प्रकोपित हो जाएगा और प्रकोपित हो करके या तो लोक शांति में बाधा कारित करेगा या कोई भी अपराध कर सकता है, या तो आप ही को मारेगा या कुछ और तोड़फोड़ करेगा आपकी संपत्ति वगैरह को लेकर के। तब 504 का अपराध बनता है। मात्र सिंपली गाली दे देना किसी को 504 का मुकदमा नहीं बनता है। लेकिन व्यवहार में क्या है ना, इतना जानकारी कहाँ सबको है कानून की। बस गाली गलौज मारपीट हुआ है, 504 पुलिस वाले ठोक दिए तुरंत, जाओ 504 भी लग गया। अरे साहब, गाली गलौज हुआ किस स्तर का हुआ ये तो देखिए। आंख मूंद के 504 लगा देना है। जो व्यक्ति उसमें निर्दोष है वो नप जाता है, ठीक है। और जब नप जाता है निर्दोष व्यक्ति तो कानून से उसका विश्वास उठने लगता है। 506 कब लगती है? 506 धमकी है। 506 क्या है? धमकी। धमकी जब दिया जाता है किसी व्यक्ति को तब 506 लगता है। कैसी धमकी? किसी व्यक्ति को स्वयं या उससे किसी हितबद्ध व्यक्ति को धमकी दी जाए कोई क्षति कारित करने की। हाँ, इसमें क्षतियाँ में सभी क्षतियाँ नहीं शामिल हैं। ये जो तैयारी करने वाले बच्चे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वो जरूर 503 को एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि स्वयं उस व्यक्ति को जब क्षति दी जाती है तो 3 प्रकार की क्षतियाँ हैं, और जब उससे हितबद्ध व्यक्ति को क्षति कारित करने की धमकी दी जाती है तो केवल 2 क्षतियाँ आती हैं इसमें, सांपत्तिक और उसके ख्याति को क्षति आती है। बाकी 2 क्षतियाँ बाहर हो जाती हैं। जबकि जो आप देखेंगे तो आईपीसी की धारा जो 44 है उसमें क्षति में 4 चीज़ें शामिल की गई हैं डिफिनीशन में। तो इतनी बात, थोड़ी सी बात ये तो तैयारी वाले बच्चों के लिए हो गई। बाकी व्यवहारिक बात पे फिर आते हैं। तो इस तरह की कोई धमकी दे करके उसको अभित्रास कारित करके वो संत्रास हो जाए, यानी परेशान हो, धमकी इसलिए दिया गया है, या कोई अपराध करने की धमकी दी गई है, तब ये 506 का मुकदमा बनता है। फिर से देख लेने की धमकी दी गई है उसको, या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास जिसमें मृत्युदंड से दंडनीय अपराध करने की धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई है, हाथ पैर काट डालने की धमकी दी गई है, तब भी 506 लगती है। ध्यान रखिएगा। तब 506 का दूसरा पैरा लग जाता है। 7 साल तक का कारावास बनता है उसमें। अगर हाथ पैर काटने की धमकी दी गई है, घर जलाने की धमकी दी गई है, जान से मार डालने की धमकी दी गई है, रेप करने की धमकी दी गई है, तब 506 का अपराध 506 का जो दूसरा पैरा का सजा है यानी 7 साल वाला वो धारा लगती है यहाँ पे। या कोई संपत्ति जलाने के लिए, आपने उसको नष्ट करने के लिए धमकी दी है, या किसी महिला के अस्तित्व पर लांछन लगाते हो आप, तब भी 506 का मुकदमा बनता है और 506 का जो दूसरा पैरा है वो मुकदमा कायम होता है। तो इस तरह से आप 506 देखेंगे। 506 में जो दूसरा पैरा है ना वो हार्ड है थोड़ा सा, उसमें सजा 7 साल तक बढ़ के हो जाती है। वो तब लगती है 3 कंडीशनों में, जब हम किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक जिसमें मृत्युदंड से दंडनीय अपराध है करने की धमकी देते हैं उसके साथ, या यानी ऐसे अपराध जिसके लिए सजा 7 साल हो या उससे अधिक हो, ठीक है। जैसे घर में घुस के चोरी, ठीक है, घातक आयुधों से सज्जित होकर चोरी, लोक सेवक द्वारा चोरी, ठीक है, डकैती की तैयारी वगैरह करना, ये सब अपराध करने की, या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध हो गया, लूट हो गया, हत्या हो गया, रेप हो गया, इन सब अपराधों करने की तैयारी वो करने की धमकी देना उसके साथ, या कोई संपत्ति नष्ट करने की धमकी देना, या किसी महिला के अस्तित्व पर लांछन लगाना, तब 506 का जो दूसरा सजा है 7 साल तक के वाला वो दिया जाता है। और इससे भिन्न धमकियां हैं तो 506 का जो पहला सजा है 2 साल तक के वाला वो दिया जाता है। तो इस तरह की मारपीट हो, गाली गलौज हो, धमकी दी गई हो, तब ये तीनों धाराएं लगाई जाती हैं। सज़ा कितनी दी जाती है मैंने इस पर पहले ही चर्चा कर लिया है। इसमें FIR दर्ज नहीं होता है, लेकिन इस धारा में जो है अगर यूपी का ये अपराध है तो फिर यहाँ FIR भी दर्ज किया जाता है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इससे संबंधित और भी वीडियो